तो कैसी हो मेरी YouTube फैमिली। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे और खुश होंगे। आज की कहानी बेहद डरावनी होने वाली है। एक ऐसी डार्क हॉरर कहानी जो आपकी रूह तक को झकझोर देगी। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा और आपका रिश्ता मजबूती से जुड़ जाए। लवे स्टेशन पर आज भी आधी रात को वो चीख गूंजती है। कहते हैं वो किसी जिंदा इंसान की नहीं, उस आत्मा की है जो कभी यहां मरकर भी चैन से नहीं सो पाई। किसी ने उसे देखा नहीं, लेकिन सबने उसकी परछाई महसूस की है। वो परछाई जो आपके पीछे पीछे चलती है। लोग कहते हैं कि अगर रात 3 बजे इस प्लेटफॉर्म पर खड़े रहो तो कोई अदृश्य हाथ तुम्हें खींचकर पटरियों पर गिरा देता है। रात के ठीक 1:45 तेज ठंडी हवा पूरे कस्बे में घूम रही थी। आसमान में बादल थे, लेकिन चांद के बीच बीच से निकलने वाली फीकी रोशनी जमीन को ऐसे चीर रही थी जैसे किसी भूली बिसरी दुनिया का दरवाजा खुलने वाला हो। आर्यन 27 साल का एक पत्रकार अपने कैमरे और नोटबुक के साथ कस्बे के सबसे पुराने और बदनाम रेलवे स्टेशन की ओर बढ़ रहा था। रेलवे स्टेशन 13 कहा जाता था कि यह स्टेशन पिछले 75 सालों से बंद पड़ा है। वजह कोई नहीं जानता, या शायद जानकर भी लोग बताना नहीं चाहते थे। आर्यन के पैरों के नीचे कंकड़ चरमरा रहे थे। जैसे जैसे वो स्टेशन के करीब जा रहा था, ठंड और अजीब सी खामोशी बढ़ती जा रही थी। चारों तरफ सिर्फ झिंगुरों की आवाज और दूर कहीं उल्लू की हूंट सुनाई दे रही थी। स्टेशन का गेट टूटा हुआ था, लोहे की सलाखों पर जंग और पुराने खून के धब्बे जैसे निशान। आर्यन ने धीरे से गेट खोला। आवाज इतनी डरावनी थी कि लगा मानो किसी ने गले से चीख निकाल दी हो। अंदर घुसते ही उसकी नजर स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर पड़ी। सिर्फ टूटी बेंच, फटी हुई सीमेंट और हर जगह जंग लगे बोर्ड जिन पर स्टेशन 13 के अक्षर आधे मिट चुके थे। अचानक उसकी नजर प्लेटफॉर्म के किनारे पड़े एक पुराने टाइम टेबल बोर्ड पर गई। वहां बस एक ही समय लिखा था, आगमन 2:13 रात के समय, गंतव्य अज्ञात। आर्यन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। तो यही है वो भूतिया ट्रेन का समय। चलो देखते हैं ये सच है या अफवाह। वो अपने कैमरे का ट्राइपॉड लगाकर शूट करने लगा। रात 1:50 हवा और ठंडी हो गई। 2:05 दूर से रेल की पटरी पर हल्का सा कंपन महसूस होने लगा। 2:10 ट्रैक पर किसी चीज के दौड़ने की आवाज, लेकिन आसपास कोई जानवर नहीं था। और फिर 2:13 रात दूर से हल्की सीटी की आवाज आई। धुंध में लिपट्टा एक लोकोमोटिव धीरे धीरे स्टेशन की ओर बढ़ रहा था, लेकिन उसमें कोई रोशनी नहीं थी, सिर्फ अंधेरा। आर्यन ने कैमरा झूम किया और उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। ट्रेन के डिब्बों में बैठे यात्री इंसान नहीं थे। उनके चेहरे सफेद, आंखें गड्ढों में धंसी हुई और मुंह से काला धुआं निकल रहा था। कुछ की गर्दन आधी कटी हुई, कुछ के कपड़े खून से सने, और सबकी नजरें सीधे आर्यन पर। आर्यन की आंखें चौड़ी हो चुकी थी। धुंध में लिपटी ट्रेन जैसे किसी और दुनिया से आई हो। इंजन पुराना भाप वाला था, लेकिन उसमें आग की जगह अंदर से काला धुआं निकल रहा था, और वो धुआं जमीन पर गिरकर ऐसे रेंग रहा था जैसे जिंदा हो। ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर रुकी, लेकिन कोई आवाज नहीं, ना इंजन की, ना पहियों की, बस अजीब सी सन्नाटे की गूंज। आर्यन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। फिर भी वो कैमरा उठाकर प्लेटफॉर्म के किनारे तक गया। डिब्बों की खिड़कियों से झांकते यात्री बिल्कुल हिले डुले नहीं। उनकी आंखें गड्ढों में ढांसी हुई थी, लेकिन काली पुतलियां आर्यन की हर हरकत को देख रही थी। अचानक पहले डिब्बे का दरवाजा खुद ब खुद खुला। ठंडी हवा का झोंका निकला और साथ ही सड़े हुए मांस की गंध।
आर्यन ने गले को तर किया, कैमरा ऑन किया और अंदर कदम रखा। अंदर का नजारा मानो नर्क का एक टुकड़ा हो। सीटों पर बैठे यात्री हड्डियों के ढांचे थे, कुछ के शरीर पर सड़ी हुई चमड़ी लटक रही थी। उनकी उंगलियां बर्फ की तरह सफेद और नाखून इतने लंबे जैसे सालों से कटे ही ना हो। सबकी आंखें एक साथ आर्यन की तरफ घूमी। बिना एक पल पलक झपकाए आर्यन की सांस रुकने लगी, लेकिन वो धीरे धीरे गलियारे में आगे बढ़ता गया। हर कदम पर सीटों से करकराहट की आवाज आती, जैसे यात्री हिल रहे हों, लेकिन कोई हिला नहीं। फिर उसने देखा डिब्बे के बीच में एक औरत खड़ी थी। उसने पुराना खून से सना दुपट्टा ओढ़ रखा था, चेहरा आधा सड़ा हुआ, होंठों से कीड़े रेंग रहे थे। वो आर्यन के बिल्कुल सामने आई और फुसफुसाई, सिर्फ एक टिकट और तुम भी हमारे हो जाओगे। आर्यन पीछे हटने ही वाला था कि ट्रेन के दरवाजे धड़ाम से बंद हो गए। ट्रेन बिना आवाज के चल पड़ी। ट्रेन बिना आवाज के चल रही थी, लेकिन उसके अंदर सन्नाटा ऐसा था कि आर्यन अपनी धड़कन तक सुन सकता था। वो धीरे धीरे पहले डिब्बे से आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने अगले डिब्बे का दरवाजा खोला, ठंडी हवा के साथ अजीब सी सरसराहट उसके कानों में पड़ी। अंदर का नजारा पिछले से भी ज्यादा डरावना था। यहां सीटें टूटी हुई थीं, दीवारों पर काले हाथों के निशान और छत से लटकते पुराने लालटेन जिनमें टिमटिमाती पीली रोशनी थी। लेकिन असली डर तब लगा जब उसने देखा कि यहां यात्री चल रहे थे। हाँ, हड्डियों के ढांचे, फटे कपड़े और खाली आंखों वाले यात्री गलियारे में धीरे धीरे टहल रहे थे, जैसे किसी अदृश्य आदेश का पालन कर रहे हों। आर्यन ने सांस रोकी और चुपचाप किनारे से निकलने की कोशिश की, लेकिन तभी एक बूढ़ा यात्री, जिसकी एक आंख गायब थी और चेहरा आधा पिघला हुआ था, सीधा उसकी तरफ मुड़ा। उसके होंठ हिले। हम सब इंतजार कर रहे थे तुम्हारा। आर्यन पीछे हटने लगा, तभी बाकी यात्री भी उसकी तरफ घूम गए। उनके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे, लेकिन फिर भी वो तेजी से उसकी ओर बढ़ रहे थे। आर्यन जैसे तैसे अगले डिब्बे का दरवाजा खोलकर अंदर घुसा और पीछे से बंद कर दिया। लेकिन यहां माहौल अलग था। सीटों पर कोई नहीं था, बस हर तरफ धुंध और बीच में एक पुराना लकड़ी का ताबूत रखा हुआ था। ताबूत के पास एक बच्चा बैठा था, 6 से 7 साल का, बिल्कुल सफेद चेहरा, होंठ नीले और हाथ में टूटी हुई खिलौना ट्रेन। बच्चे ने धीरे से कहा, मेरी मम्मी आ रही है, तुम छुप जाओ। आर्यन के रोंगटे खड़े हो गए। अचानक ताबूत का ढक्कन अपने आप खुला और अंदर से वही औरत निकली जिसे आर्यन ने पहले डिब्बे में देखा था, लेकिन इस बार उसका शरीर लंबा और टेढ़ा मेढ़ा था। हाथ जमीन तक लटक रहे थे और मुंह कान तक फटा हुआ। वो रेंगते हुए आर्यन की ओर बढ़ने लगी और पीछे से बच्चों की हंसी गूंजने लगी, जो धीरे धीरे चीख में बदल गई। वो औरत रेंगते हुए आर्यन के करीब आ रही थी। उसकी लंबी उंगलियां लोहे के फर्श पर खरोंच डाल रही थी। आर्यन ने डर के मारे पास रखी लोहे की छड़ उठा ली और खुद को बचाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तभी ट्रेन अचानक झटके से रुक गई। धुंध हटने लगी और आर्यन ने खुद को एक अजीब जगह खड़ा पाया। स्टेशन 13 नहीं था, बल्कि एक बिल्कुल नया और चमचमाता स्टेशन, जिसमें भीड़, बच्चे, चाय बेचने वाले और हंसी खुशी का माहौल था। लेकिन यह कैसे हो सकता है? आर्यन को समझ नहीं आ रहा था। अचानक उसके पास एक आदमी आया, रेलवे के गार्ड की वर्दी में, हाथ में सीटी। उसने कहा, 2 अगस्त 1948, यही वो दिन है जब सब खत्म हुआ। आर्यन ने हैरानी से पूछा, क्या खत्म हुआ? गार्ड ने सीटी मुंह में रखी और धीरे से बोला, जिंदगी और अब तुम्हारी। इसके साथ ही उसने सीटी बजाई और पूरा स्टेशन कांप उठा। आर्यन के सामने पटरी पर एक तेज रफ्तार भाप वाली ट्रेन आई, लेकिन इंजन से आग की जगह काला धुआं निकल रहा था। उसने देखा, भीड़ चिल्ला रही थी, लोग भाग रहे थे
और ट्रेन सीधे प्लेटफॉर्म पर चढ़ गई। लोगों के शरीर बिखर गए, खून चारों ओर फैल गया। किसी की चीख, किसी की आखिरी सांस, और फिर सब सन्नाटा। आर्यन की आंखों के सामने दर्जनों लाशें पड़ी थीं। माओं की गोद में मृत बच्चे, अधमरे लोग जो मदद के लिए हाथ बढ़ा रहे थे, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। गार्ड ने ठंडी आवाज में कहा, उस दिन इस ट्रेन के ड्राइवर ने खुद को पटरी पर खत्म करने का फैसला किया, लेकिन उसके साथ 312 लोग भी मारे गए। उनका खून इस स्टेशन में समा गया और तब से हर अमावस्या की रात 2:13 पर यह ट्रेन वापस आती है अपने अगले यात्री लेने। आर्यन के कानों में एक साथ हजारों फुसफुसाहट गूंजने लगी। हमारे साथ चलो, हमारे साथ चलो। अचानक माहौल फिर बदल गया। आर्यन वापस उसी भूतिया ट्रेन के डिब्बे में खड़ा था और खिड़की के बाहर सिर्फ अंधेरा और काली धुंध थी। वो औरत अब ठीक सामने खड़ी थी और उसके चेहरे पर खून की एक लंबी लकीर थी। उसने मुस्कुराकर कहा, अब तुम्हारी बारी है। वो औरत धीरे धीरे आर्यन की तरफ बढ़ रही थी। उसके हर कदम के साथ फर्श पर खून की पतली रेखा बन रही थी। आर्यन का गला सूख चुका था, लेकिन जैसे ही उसने पीछे हटने की कोशिश की, अगले डिब्बे का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर से सुनहरी रोशनी निकल रही थी। बाकी ट्रेन के मुकाबले यह डिब्बा बिल्कुल अलग था। साफ सुथरा, चमकता हुआ, सीटें नई जैसी, और बीच में एक गोल मेज जिस पर पुरानी पॉकेट वॉच रखी थी। आर्यन जैसे ही अंदर गया, दरवाजा अपने आप बंद हो गया और ट्रेन की बाकी आवाजें गायब हो गईं। यहां सब शांत था, इतना शांत कि उसकी सांसों की आवाज भी भारी लग रही थी। अचानक सामने की सीट पर एक आदमी प्रकट हुआ, काले सूट में, पीला चेहरा और आंखें पूरी तरह सफेद। उसने घड़ी की ओर इशारा करते हुए कहा, यह है टाइम डिब्बा, यहां समय रुक चुका है। बाहर की ट्रेन और यात्री तुम्हें यहां नहीं पा सकेंगे, लेकिन बचने की एक ही शर्त है। आर्यन ने कांपते हुए पूछा, शर्त? वो आदमी मुस्कुराया, किसी को अपनी जगह छोड़ना होगी, कोई जीवित जिसे ये ट्रेन ले जा सके। आर्यन का दिमाग सुन्न हो गया। वो समझ गया, अगर उसे यहां से निकलना है तो उसे किसी और को मौत के मुंह भेजना होगा। तभी मेज पर रखी घड़ी धीरे धीरे चलने लगी और बाहर से ट्रेन की डरावनी चीख सुनाई दी। आदमी बोला, तुम्हारे पास बस 2 मिनट हैं, वरना तुम हमेशा के लिए इस डिब्बे का हिस्सा बन जाओगे। आर्यन के हाथ पांव ठंडे पड़ने लगे। उसने जेब से अपना मोबाइल निकाला। सिग्नल था, लेकिन किसे बुलाए, किसे इस मौत में धकेले? घड़ी की सुई 1 मिनट 30 सेकंड पर आ गई। बाहर से दरवाजे पर खरोंचने की आवाज आने लगी, जैसे वो औरत और बाकी यात्री अब दरवाजा तोड़ने वाले हों। अचानक आर्यन के दिमाग में किसी का नाम आया, कोई जिसे वो जानता था और जो उस पर भरोसा करता था। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन वो कॉल करने ही वाला था। घड़ी की सुई 60 सेकंड पर थी। बाहर से दरवाजे पर धड़ाम धड़ाम की आवाजें आ रही थीं। औरत के लंबे नाखून धातु पर खरोंच छोड़ रहे थे। आर्यन का माथा पसीने से भीग चुका था। उसने कांपते हाथों से मोबाइल अनलॉक किया और स्क्रीन पर एक नाम चमका, रोहित, उसका बचपन का दोस्त जो इसी कस्बे में रहता था। रोहित ने हमेशा उस पर भरोसा किया था और यही भरोसा आज उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। आर्यन ने बिना सोचे नंबर मिलाया। हेलो रोहित, जल्दी स्टेशन 13 पर आ जा। मैंने कुछ बड़ा खोज लिया है, तेरे बिना नहीं छोड़ सकता, अभी आ। रोहित ने हंसते हुए कहा, तू पागल है क्या, इतनी रात? प्लीज यार, बस आ जा, ये जिंदगी का सबसे बड़ा स्कूप है। और कॉल कट गई। घड़ी की सुई 30 सेकंड पर थी। काले सूट वाला आदमी मुस्कुराया, बहुत अच्छा, बस इंतजार करो। अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया। आर्यन फिर उसी पहले डिब्बे में था। चारों तरफ धुंध, मरे हुए यात्री और उनकी खाली आंखें। ट्रेन जैसे तैसे चलती रही, लेकिन अब उसकी हर खिड़की से बाहर धुंध के बीच एक आकृति नजर आने लगी।
रोहित प्लेटफॉर्म पर खड़ा ट्रेन की तरफ भाग रहा था। आर्यन का दिल कसक उठा, लेकिन अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। ट्रेन धीरे धीरे रुकी, दरवाजा खुला और रोहित बिना कुछ सोचे अंदर चढ़ आया। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, बाकी यात्री अचानक जीवित जैसे हो गए। उनके चेहरे पर भयानक मुस्कान और आंखों में भूख। वो रोहित को घेरे में लेने लगे। आर्यन पीछे हट गया, आंखें बंद कर ली। सिर्फ रोहित की चीख गूंजी, आर्यन तूने मुझे धोखा। जब आर्यन ने आंखें खोली तो वहां रोहित नहीं था, बस एक नया यात्री जिसकी आंखें अब गड्ढों में ढांसी थीं और मुंह से काला धुआं निकल रहा था। काले सूट वाला आदमी फिर सामने आया और बोला, तुम बच गए। फिलहाल प्लेटफॉर्म पर सन्नाटा था, लेकिन वो सन्नाटा ऐसा नहीं था जो शांति दे। ये वो सन्नाटा था जो कानों में दबाव डालता है, जैसे कोई अदृश्य चीख बस बाहर निकलने का इंतजार कर रही हो। आर्यन ने पीछे मुड़कर देखा। ट्रेन का दरवाजा अब भी खुला था, लेकिन उसके अंदर रोशनी नहीं, सिर्फ गहरा चिपचिपा अंधेरा था। उसके मोबाइल में कोई सिग्नल नहीं आ रहा था, पर स्क्रीन पर अचानक एक नोटिफिकेशन झिलमिलाया, 13-13-13, टिकट चुकाओ या आत्मा छोड़ दो। आर्यन का गला सूख गया। यह मैसेज किसी इंसान ने नहीं भेजा था, क्योंकि फोन की घड़ी भी अब 13:13 पर अटकी हुई थी। दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई दी, लंबी खींची हुई, जैसे कोई पीड़ा में चीख रहा हो। लेकिन प्लेटफॉर्म पर जो ट्रेन खड़ी थी, उसने सीटी नहीं बजाई थी। आर्यन ने देखा, दूसरी पटरी पर एक और ट्रेन धीरे धीरे आ रही थी, लेकिन उसमें कोई ड्राइवर नहीं, कोई यात्री नहीं, सिर्फ खाली डिब्बे। और हर खिड़की से सफेद चेहरों वाली आकृतियां बाहर झांक रही थी, वे चेहरे जिनकी आंखें नहीं थी। अचानक पीछे से एक हाथ ने आर्यन का कंधा पकड़ा। वो रीमा थी। आर्यन जल्दी चलो, ये ट्रेन हमारी मुक्ति है, उसने कहा। आर्यन ने उसकी आंखों में देखा और उसे एहसास हुआ कि रीमा की आंखें अब इंसानी नहीं थी, पूरी काली, जैसे उनमें कोई तलहीन गड्ढा हो। वो भागने को मुड़ा, लेकिन प्लेटफॉर्म पर अब सिर्फ धुंध थी और पटरियों पर खून की मोटी परत बह रही थी, जो धीरे धीरे उसकी ओर आ रही थी। उसी धुंध में उसे अपने दोस्त कबीर की आवाज सुनाई दी, आर्यन बचना चाहता है तो ट्रेन में बैठ जा, नहीं तो वो तुझे भी ले जाएगी। आर्यन अब समझ नहीं पा रहा था कौन सच बोल रहा है, कौन उसे मौत की ओर धकेल रहा है। उसके सामने ट्रेन के दरवाजे अपने आप खुल गए और अंदर से बर्फ जैसी ठंडी हवा का झोंका आया, जिसमें सड़े मांस की गंध थी। वो एक कदम आगे बढ़ा और तभी प्लेटफॉर्म के लाउडस्पीकर से टूटी फूटी आवाज गूंजी, सवारी सावधान, यह ट्रेन जीवितों के लिए नहीं है। कुछ दिनों से मैं बीमार हूं, इसीलिए आप लोगों के लिए कहानी नहीं ला पा रहा था, लेकिन जैसे ही मेरी तबीयत ठीक हुई, मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आ गया हूं जो बहुत ही डार्क दुनिया से जुड़ी है। उम्मीद करता हूं आपको यह कहानी पसंद आई होगी। जो भी साथी इस कहानी को आखिरी तक सुन रहे हैं, वो है मेरी लॉयल फैमिली। जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर एक कहानी आपको आसानी से मिल जाए।